भाजपा से लड़ना है तो अलग अलग लड़ना अच्छा है कि एक साथ मिलकर लड़ना अच्छा है? ये तो कन्फर्म है कि इसमें से कोई बीजेपी के साथ नहीं है। ये भी कंफर्म है कि कांग्रेस के साथ नहीं है। कैसे नहीं है? कह दिया मायावती ने। अब सबसे तो पार्टियां हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ा राज्य यूपी में नहीं है। 150 सीट नहीं क्रॉस करेगी बीजेपी। सर डिबेट के बाद कभी ऐसा हुआ कि यार संबित भाई आज बहुत बहस हो गई, चलो चाय पीते हैं? देखिए बीजेपी के लोग असत्य बहुत बोलते हैं। तैयारी चला था अपना तरफ से लोकसभा का। हम तो हमेशा अपने क्षेत्र में घूमल फिरल करेंगे। राहुल गांधी के बाद आप कांग्रेस में किसे बड़ा नेता मानते हैं? भैया जोशी तो नहीं हूँ मैं अभी। राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। सब जगह सब कुछ हमेशा सब चीज ठीक नहीं रहता है। नमस्कार, आज एक ऐसे व्यक्ति हमारे साथ हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप इनको तमाम टीवी डिबेट्स में देखते होंगे। अपने जवाब से ये तमाम नेताओं के प्रवक्ताओं के जुबान पर ताला लगा देते हैं। इनकी उम्र करीब 60 साल है और पिछले 39 साल से ये कांग्रेस के साथ हैं। ऐसे वक्त में जब कांग्रेस के तमाम नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, ये अभी भी मजबूती के साथ अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। स्वागत कीजिए अखिलेश प्रताप सिंह का। सर स्वागत है आपका। आप तो सर प्रखर वक्ता हैं, सत्य बोलते हैं। सर एक सत्य आप यहाँ पे स्वीकार कर लीजिए कि राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। उम्मीद करता हूँ कब स्वीकार कर लेंगे सर? देखिए आप ये बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि आप कांग्रेस से उम्मीद रखते हैं और ये अपेक्षा रखते हैं कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक होनी चाहिए, विपक्ष मजबूत हो, लोकतंत्र के लिए इसलिए अपेक्षा रखते हैं आप, क्योंकि आपको ये आभास भी है, अनुभव भी है कि कांग्रेस ही देश और देशवासियों के लिए बेहतर हो सकती है और बेहतर काम कर सकती है। यही हमारी जो है यूएसपी है, हमारी क्रेडेंशियल्स है। सर ये मानते हैं आप कि राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है? खटपट सब तो जगह सब कुछ हमेशा सब चीज़ ठीक नहीं रहता है, लेकिन अंत में जब हमें गोल करना है हम उसमें कामयाब होंगे। राजस्थान में भी हमारी सरकार बनेगी और दोनों नेता एकजुट हो जाएंगे। हाँ, एकजुट हैं। सर ये तो मत बोलिए। देखिए दोनों कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं ना। दोनों कांग्रेस के लिए दोनों का एक लक्ष्य है। आप सही कह रहे हैं, दोनों कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। एक लक्ष्य है कि आने वाले समय में राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनवाएंगे, लेकिन इसके अलावा एक और लक्ष्य है। वो लक्ष्य आप समझ रहे हैं किस कुर्सी पे हम कौन बैठेगा कर रहे हैं, वो सेकेंडरी है। सेकेंडरी है, आपने खुद स्वीकारा है। सेकेंडरी है। हाँ, लेकिन आपने खुद स्वीकारा कि दोनों का प्रथम लक्ष्य है कि कांग्रेस की सरकार बने। सरकार बनेगी तभी तो कुर्सी मिलेगी। हाँ, सर तो ये आपका तो सिंधिया जी जैसा वाला विकल्प भी है। आपका खुद ही जवाब सफिशिएंट है। एक आपने एक और अपील की थी अपने डिबेट्स में कि सेना को लेकर कोई सेना को मुद्दा ना बनाए, सेना पर सवाल ना उठाए जाए, लेकिन दिग्विजय सिंह ने अभी हाल ही में कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और कहा है कि सीआरपीएफ जवान जो शहीद हुए थे वो प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के अधिकारियों की बात नहीं मानी, तो ऐसा हुआ। देखिए उस सारे प्रकरण पे हमारे जो मीडिया हेड हैं जयराम रमेश जी ने जवाब दे दिया है, इसलिए जवाब को बार बार दोहराने की कोई आवश्यकता हम महसूस नहीं करते। हमने वो वीडियो भी देखा जब दिग्विजय सिंह मीडिया से बातचीत कर रहे हैं तो जयराम रमेश ने रोका। आप तो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आपकी लोकतांत्रिक पार्टी है, पर किसी को बोलने से क्यों रोका गया? नहीं, हमने जो बोलना चाहिए, जिस एजेंडे पे हम हैं उसकी बात होनी चाहिए, वो हमारा लक्ष्य था। और हम स्वतंत्र हैं, सवाल हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं अपनी बात रखने के लिए, लेकिन आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। मीडिया के बंधुओं ने जैसे दिग्विजय सिंह से सवाल पूछा तो जयराम रमेश आ गए और बीच में रोक दिया। तो जवाब मिला ना उनको? जवाब ही तो नहीं मिला सर। अरे अब सवाल करना आपका काम है, क्या जवाब आना चाहिए ये भी तय करना आपका काम नहीं है ना? तो ठीक है आपके हिसाब से? भाई हमारी यात्रा चल रही है, अब उसका जवाब आ चुका है, बार बार उसको घुमाने से। सर आप तो मतलब डिबेट्स में बैठते हैं, आपको इस बात का आइडिया होगा। जब आप बोलते हैं कई बार तो कई प्रवक्ता बीच में बोलते हैं या फिर आपको रोकते हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है। मुझे बोलने दीजिए, मैंने देखा है। नहीं, जब समय नहीं, तो जब कोई दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं तो बीच में कोई आके रोके तो ये ठीक नहीं है सर, ठीक तो नहीं लगता। क्यों नहीं? हम अपने पार्टी के नेता की बात कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि उसी सवाल को बार बार घुमाने से क्या फायदा है, उसका जवाब जयराम रमेश जी ने दे दिया है। अच्छा सर, आप जो हैं आज बढ़िया आपने शर्ट पहनी हुई है, बढ़िया जैकेट डाला हुआ है, तो क्या ये माना जाए कि आप ठंड से डर गए? नहीं, डरते तो हम किसी से नहीं हैं, क्योंकि जब हम गलत करेंगे नहीं तो डरने की जरूरत क्या है। लेकिन जब हम राहुल गांधी नहीं ना हैं, राहुल गांधी अपर लेवल की चीज है भाई, कुछ तो शक्तियां उनमें है ही हैं, तभी तो तपस्वी तो तपस्वी तो निश्चित है। तपस्वी किसे कहते हैं? तपस्वी तो निश्चित रूप से, उसमें तो दुविधा नहीं है। अच्छा, उन्होंने एक और बात कही थी कि मैंने राहुल गांधी को मार दिया है। आपको क्या लगा, क्या इसका मतलब क्या होता है? यही तो जानना चाहते हैं सर आपसे। जो जानकार है वो जान जाएगा कि राहुल गांधी कितनी गूढ़ बात कर रहे हैं।
क्योंकि देखिए, अध्यात्म में, वेद में, पुराणों में एक शरीर होता है, एक शरीरी होती है। शरीर हम आप हैं जो भौतिक तत्वों से मिलके बना है। एक शरीरी है जिसे पर आत्मा का अंश कहते हैं, जो शाश्वत है। तो जब आप इस भौतिक शरीर से परे, आप हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, और आपको सिर्फ उससे पवित्र आत्मा के तरफ आपका सारा रुझान हो कि हम जो सत्य पे ही रहें, सत्य काम करें, तो उस लेवल की ये बात है। इसको समझने के लिए आप तो सर कांग्रेस पार्टी ऐसी बातें क्यों नहीं करती जिसे आम जनता समझ जाए? ये आम जनता को समझ में आ रही है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो आम जनता के समझ की बात करती है और उसकी मुद्दे उठाती है। हम ये नहीं कि कल कोई बोले और आज उसको नहीं बोलते हैं। आदरणीय मोदी जी ने 2014 के पहले उनके भाषण जो वादे थे और 2014 के बाद के जो वादे थे, क्या कोई रिपीट कर सकता है? मोदी जी के ही अगर बयान सुन लें, आदरणीय मोदी जी के बयान अगर सुन लें, जो जो उन्होंने कहा है, जो जो देश से कमिट किया है, जो वादा किया है, जो सब जवाब दिखाए हैं, तो हो सकता है कुछ, और सुन के उन पे अगर कुछ असर आए तो कुछ हो सकता है भला हो जाए। मैं सिर्फ एक वर्ड देता हूँ आपको, आप सिर्फ 2 मिनट बोले उस पर, क्योंकि मैंने देखा है आप जब डिबेट करते हैं तो बड़ी लंबी चली जाती है। तो सबसे पहले रामचरितमानस जो विवाद चल रहा है उस पर आपकी क्या राय? देखिए, जो रामचरितमानस के लिए अगर कुछ आपत्तिजनक बातें कर रहा है तो हमारा उससे पहला अनुरोध है कि वो रामचरितमानस को पढ़ ले। जैसे वो पढ़ेगा उसको भ्रम दूर हो जाएगा। एक तो उसकी वोकेबुलरी से भाषा कहते हैं वो दुरुस्त हो जाएगी। उसमें रामचरितमानस अगर आप ठीक से पढ़ करके उसका अर्थ समझें तो आप नीति में पारंगत हो जाएंगे। नीति के विषय उसमें बहुत से हैं। आपके जीवन में किस तरह से आपको और आपके परिवार को रहना चाहिए वो आदर्श आप में महसूस करने लगेंगे। आपको कैसी मर्यादा बना के रखनी है वो आप में अंदर आने लगेगा, और किस तरह से त्याग की, तपस्या की, सच्चाई की, मेहनत की, ईमानदारी की, धर्म की, ये सारी चीज़ें आप में आती जाएंगी। तो आप वही लोग विरोध कर रहे हैं जो रामचरितमानस को ठीक से पढ़े नहीं हैं। मेरा दावा है कि उसको पढ़ लें जी। वो जैसे अरबों खरबों करोड़ों लोग रामचरितमानस के पूजा करके सीखते हैं, पढ़ते हैं, वो भी इनका भी जो भ्रम है दूर हो जाएगा। लेकिन सर आप लोग बढ़िया से आंदोलन नहीं कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं उनके खिलाफ आप लोग मजबूती से जो है उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। ऐसे हो तो कुछ हो तो आप धरने पर बैठ जाते हैं। आप जो है अभी किसी ने बोला विपक्ष के तो आप हमसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी में सत्ता में एक मंत्री हैं, उन्होंने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनके जन्म के बारे में क्या कहा, कभी आप लोगों के जहन में है कि उस पर भी सवाल किया जाए बीजेपी वालों से कि ऐसे व्यक्ति को कैसे तो मंत्री परिषद में बनाया? हमने सवाल किया है। नहीं, क्या हुआ? उसको बना हुआ मंत्री परिषद में ना, आप लोगों ने हटवाया उसको? कैसे वो बना हुआ है? हटवाना काम तो हमारा नहीं है। फिर वही बात, हम तो वही कह रहे हैं कि जिसको भी किसी भी प्रकार का हमारे धार्मिक ग्रंथों के प्रति जरा सा भी शंका संशय है वो उसे पढ़े, ठीक से पढ़े। जहाँ पे उसको लगे कि इसका अर्थ मुझे ठीक से नहीं समझ, या कि कुछ मुझे गलत समझ आ रहा है, उसके किसी मर्मज्ञ से उसकी मीनिंग समझ ले, उसका भ्रम दूर हो जाएगा। दूसरा मेरा शब्द है भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन अगर आप कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता ना होते, एक आम आदमी होते, तो आपकी उसके बारे में क्या राय होती? देखिए, भारत जोड़ो आप सोच रहे होंगे कि आपका कहने का तात्पर्य ये है, या उसमें निहितार्थ आपका जो पीछे है कि ये क्या भारत जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो पहले चीज तो जान लीजिए कि देश सिर्फ एक भूखंड नहीं होता है। चक्कर क्या कि कोई अध्ययन नहीं करता है। देश सिर्फ भूखंड नहीं होता है। देश के लिए कम से कम 6 बेसिक चीजें उसमें होनी चाहिए, तब उसे एक देश कहा जाता है। और दूसरा, इस पे जवाहरलाल नेहरू ने बहुत अच्छे से समझाया है कि भारत माता किसे कहते हैं। उसका वीडियो भी है। प्रजा हो, सेना हो,
कानून व्यवस्था हो, कोष हो, एक राजा या मुखिया हो, ये सब चीज चल गई और प्रजा में आपसी भाईचारा मिला। मतलब ये नहीं कि प्रजा में ढिसुम ढिसुम हो रहा है। तो ये मिला के देश बनता है। तो क्या इसमें सब कुछ ठीक है? नहीं है। हमारे समाज में ठीक नहीं है ना, हमारी सरकार ठीक नहीं है ना। तो ये थोड़ा कि भूखंड जोड़ने की बात हो रही है। ये सब कुछ ठीक होना चाहिए। सब कुछ को एक दूसरे की चेन है, एक दूसरे से मिलके और एक दूसरे से समरसता के साथ रहना होगा। तो उसको इन सब चीज़ों को जोड़ने के लिए आपस में, और उसमें 3 लक्ष्य हैं, 3 कारण हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। इन तीनों में विषमताएं हैं। उस विषमताओं को दूर करने के लिए, जोड़ने के लिए यात्रा, इसीलिए इसको भारत जोड़ो यात्रा कहते हैं। इसके बाद सर मायावती जी पर आपकी क्या राय है? उन्होंने जैसा बयान दिया, अखिलेश जी ने भी बयान दिया कि वो गठबंधन नहीं करेंगे। इसके आज के जवाब में गठबंधन को लेकर के कोई स्थिरता नहीं आकी जा सकती। आज कोई ये भी कहते कि मेरा गठबंधन हो जा रहा है तो आप ही लोग कहेंगे यार कब तक पता ना चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये पॉलिटिक्स में सर, लेकिन आप लोग ये तो मानते हैं ना कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए विपक्षी एकता तो होनी ही चाहिए बीजेपी से टकराने के लिए। तो है ही है, ऑलरेडी है। आपके यूपी में अखिलेश यादव कह दिए कि हम विधानसभा चुनाव में कोई किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। मायावती ने कह दिया कि मैं भी गठबंधन नहीं करूंगी। तो 2 साथी तो ऐसे ही निकल गए। देखिए चक्कर क्या है ना कि वही फ्रेम में आप देख रहे हैं, लेकिन कोई बीजेपी के साथ इसमें से नहीं ना है। समझिए आप, जिसका आप नाम लिए मायावती जी, अखिलेश जी, ये कोई बीजेपी के साथ आप नहीं ना है। ठीक है, नहीं ना है, विरोध में है ना। हाँ ठीक है। दूसरे जो लोग मोदी जी के साथ थे, जो ट्रेडिशनल अलाइज हुआ करते थे 20-20 साल से, 30-30 साल से बीजेपी के, वो बीजेपी के साथ छोड़ दिए हैं। महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, बिहार हो, तो उनके जो अलायंस थे, सत्ता में भागीदार थे, वो उनका साथ छोड़ दिए। वो तो महत्वपूर्ण विषय ये है, क्यों साथ छोड़ा उन्होंने? क्योंकि इनकी विचारधारा, इनकी नीति लोकतांत्रिक नहीं है। ये लोगों को नष्ट करना चाहते हैं। और आज एक भी व्यक्ति मोदी जी की बीजेपी को चिमटे से भी छूने को तैयार नहीं है, एक भी पार्टी। पूरा विपक्ष तो बीजेपी के खिलाफ है। अपन 100 सीट, 150 सीट नहीं क्रॉस करेगी बीजेपी, 150 सीट नहीं क्रॉस करेगी। सर, अब तो आसानी से अपने जवाब को घुमा दिए दूसरी दिशा में। मैं तो सर ये पूछ रहा हूं कि मतलब अगर भाजपा से लड़ना है तो अलग अलग लड़ना अच्छा है कि एक साथ मिलकर लड़ना अच्छा है? जाहिर है एक साथ मिलकर लड़ना अच्छा है। भाई मैंने कहा ना कि समय तो आने दीजिए, लेकिन आज के तारीख में ये तो कन्फर्म है कि इसमें से कोई बीजेपी के साथ नहीं है। ये भी कन्फर्म है कि कांग्रेस के साथ नहीं है। कैसे नहीं है? कह दिया मायावती ने। अब इसके बाद अपने जन्मदिन पे उन्होंने ऐलान किया। मायावती जी ने सिर्फ कहा ना, अखिलेश जी ने अरे तो समय तो दीजिए। लेकिन हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पार्टियां हमारे साथ हैं, सबसे ज्यादा पार्टियां हमारे साथ हैं, है ना, ओपनली बोल रही हैं। सबसे बड़ा राज्य यूपी में नहीं है। अरे भाई देखिए, ये तो जबरदस्ती की बात करनी कि वहां नहीं है, यहाँ भी नहीं है। समय तो आने दीजिए। मैंने कहा यूपी में भी तो बीजेपी के साथ कोई नहीं है। जो वो तो राजभर पार्टी थी वो भी साथ नहीं थी। बात ये है कि आपके साथ छोड़ रहे हैं लोग, जबकि आप सत्ता में हैं। बड़ा कारण है क्यों साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चल रहे हैं, न अपने साथियों को सम्मान दे रहे हैं, न स्थान दे रहे हैं। आपकी नीयत में खोट है, ये लोग पहचान चुके हैं। पार्टियां भी पहचान चुकी हैं, देश भी पहचान चुके हैं। जो विपक्षी एकता की आप बात कर रहे हैं, उस विपक्षी एकता में आप अरविंद केजरीवाल और असदुद्दीन ओवैसी को कहाँ देखते हैं? देखिए, वो जो आप छोटा रिचार्ज हैदराबाद वाले की बात कर रहे हैं तो वो तो बीजेपी के बीसी टीमों का आप जिक्र कर रहे हैं। आप देखिए, उनके 12 MLA हैं हैदराबाद वाले साहब के, और 2 MP हैं। लेकिन जब भी कोई पॉलिटिकल डिबेट होगी पिछले 9 वर्षों से टीवी पे, तो MIM का प्रवक्ता जरूर आता है। जहां चुनाव होता है भले उसकी 10% सीट लड़ें, लेकिन वो लड़ेंगे। बी टीम वालों से क्या हमारा रिश्ता? अखिलेश जी, मेरा सवाल है कि हम आपको अक्सर टीवी पे देखते हैं डिबेट्स में, तो हमें बड़ा मज़ा आता है। आपको किसके साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आता है डिबेट करने में? लगता है कि यार इस आदमी को तोड़ना मुश्किल होगा? नहीं, कोई ऐसा नहीं है।
देखिए बीजेपी के लोग असत्य बहुत बोलते हैं, असत्य बहुत बोलते हैं, और ये है कि वो इतना असत्य बोलते हैं कि अगला सुनेगा तो पहले ह्यूमन नेचर होता है कि विश्वास करता है, लेकिन अगर आपने अध्ययन नहीं किया, जानकारी नहीं है, तो आपको भी लगेगा कि ये सही नहीं बोल रहा है। अच्छा, कई बार होता है कि तू मैं काफ़ी आगे बढ़ जाती है, एक दूसरे को लेकर काफ़ी कुछ बोल दिया जाता है। अच्छा, जब डिबेट खत्म हो जाती है तो क्या माहौल होता है? आप लोग क्या आपस में बात करते हैं या वैसे ही मेरे अपनी-अपनी साथ तो गाड़ियों में कभी बैठ किसी के? से तू मैं आज तक हुई नहीं, आज तक किसी से तू मैं नहीं हुई किसी से। आप इतने प्रखर प्रवक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, सीखा कहाँ से आपने? मतलब कैसे सीखा? क्या ट्रेनिंग कहाँ से हुई? नहीं, सीखने की क्या जरूरत है, आप अध्ययन करते रहिए। क्या करते हैं आप? क्या आप सारी चीज़ें? ये मत सोचिए कि हमारा ये सब्जेक्ट है, आप जो कुछ भी घटित हो रहा है सबका अध्ययन करते रहिए, और आप उसमें देख लीजिए कि ये कभी काम आ सकता है, उसकी फाइल बना लीजिए, उसको रख लीजिए, उसका रेफरेंस प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिए, उसको सेव कर लीजिए, तो वो फिर एक, और आपको सब कुछ आजकल राजीव जी के कृपा से आपके मोबाइल में नेट पे सरकारी आंकड़े से लगाया सब चीज़ें हैं, दुनिया मुट्ठी में है। आप मेहनत करिए, आप सोचिए, ले आइए, तो आपको अच्छे अच्छे जवाब मिलेंगे, झूठ बोलने वालों की पोल खुलेगी। सर, डिबेट के बाद कभी ऐसा हुआ कि यार संबित भाई आज बहुत बहस होगी, चलो चाय पीते हैं, या नहीं, त्रिवेदी किसी से साहब हमारी चाय बहुत पी- बहस होती है ना, चाय तो हम लोग खूब साथ में पीते हैं, सबसे हमारे मधुर संबंध है, हमारे बहुत अच्छा संबंध सबसे है। सर, यूपी में विधानसभा चुनाव के बाद से प्रियंका गांधी जो है ज्यादा सक्रिय नहीं दिख रही है यूपी में। नहीं, अब उधर हरियाणा में, हिमाचल में व्यस्त थी। हिमाचल तो हो गया ना? हाँ, तो अब हो गया, अब शुरू होगा। तो लग रहा है सर इस पर भारत जोड़ो यात्रा की बदौलत आप लोग लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव में बढ़िया करने वाले हैं। देखिए, जब कोई हम विपक्षी आवाज को सत्ता जमीन तक पहुंचने देगा, तो सीधा जमीन पे लोगों से मिलो, सीधा बात करो, बेस्ट तरीका है। अच्छा, आपने राहुल गांधी में क्या बदलाव देखे सर, भारत जोड़ो यात्रा से पहले और भारत जोड़ो यात्रा के बाद? आपने कोई ऐसे बदलाव देखे कि पहले से अब वाले राहुल गांधी अलग है? भाई, ये तो जिस फील्ड में आदमी है तो रोजाना उसमें उसके तजुर्बे से, उसके जो देख रहा है उससे, उसके कार्यक्रमों से, वो रोजाना कुछ सीख कर बेहतर होता ही रहता है, उसमें क्या बात है। लेकिन राहुल गांधी में जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए एक इंसान में, बेहतर इंसान के लिए, बेहतर से बेहतर इंसान के लिए जो गुण होने चाहिए, वो आज के पॉलिटिशियन में वो सारे राहुल गांधी में है। बाकी में तो ढूंढने में किसी में कुछ मिलेगा, किसी में मिलेगा भी नहीं। सर, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, आप समझाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे अब जो राजनीति चल रही है कुछ सालों से, तो कई ज़्यादातर नेता ऐसे हैं कि खुद को वो सनातनी दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हो या ना हो वो एक अलग बात है, पर दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे वेजिटेरियन ही खाना खाना, नॉन वेज से दूर रहना, भगवा कलर को ज़्यादा महत्व देना। लेकिन वही उसी दौर में अब राहुल गांधी खुलकर कहते हैं, खुलकर बताते हैं कि उनके खाने में पसंद चिकन टिक्का है, सी फूड वो खाना पसंद है। तो इसका उनके राजनीतिक जीवन पर कोई असर पड़ता है या पड़ सकता है? देखिए, जो व्यक्तिगत जीवन होता है या जो अपना हमारा धार्मिक क्रियाकलाप कृत्य है, ये निजी होता है। लेकिन अब कुछ लोग उसी की मार्केटिंग करते हैं, तो अब क्या कहा जा सकता है। जिसके पास और उपलब्धियां नहीं होंगी, आप अगर सत्ता में हैं या सार्वजनिक जीवन में हैं, तो आपका काम है कि हम अपने राष्ट्र को, देश को, अपने क्षेत्र को, अपने विधानसभा के या संसदीय क्षेत्र को या अपने प्रदेश को किस तरह से और बेहतर है, लोगों को जीवन यापन कैसे अच्छा फ्यूचर दे सकें, इसके लिए दिन भर लगाना है। तो अब चीज़ें इधर उधर। तो क्या इससे पहले सर राहुल गांधी अपने लोकसभा क्षेत्र में काम अच्छे नहीं कर पाए थे अमेठी में? देखिए, मोदी जी ने क्या अच्छा काम किया था? क्या जीत गए? कोई एक भी वादा पूरा किया था क्या? जीत गए, चुनाव जीत गए ना 2019 का। उन्होंने जो 2014 में कोई वादे किए थे, कोई पूरा हुआ? 100 स्मार्ट सिटी बन गई, इतनी बड़ी फेहरिस्त है, गंगा मैया साफ हो गई, काशी क्योटो बन गया, दाऊद आ गया, पेट्रोल के दाम घट गए, डॉलर जमीन पे चला गया, 15-15 लाख मिल गए, 2 करोड़ नौकरियां मिल गई, तमाम है। तो क्या हो गया? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सत्ता मिल जा रही है, किसी और कारण से पा जा रहे हैं, तो आप अपना धर्म, आपका धर्म क्या है? इस देश और देशवासियों को
आगे बढ़ाना, वो भूल जा रहे हैं। ये गलत बात है। इतनी बड़ी मेजॉरिटी मिली है, आप इस देश को कितना मजबूत बना सकते थे। अब कर्जा पर कर्जा ले रहे हैं, अब मित्रों का कर्जा माफ़ कर रहे हैं। 101 लाख करोड़ रुपया कर्जा ले चुके हैं आप, मोदी जी। 14 प्रधानमंत्रियों ने जितना कर्जा नहीं लिया होगा, उससे 2 गुना ज़्यादा मोदी जी 9 साल में ले लिए। तो ये सब बर्डन देश पे बढ़ता ही जा रहा है ना। 49,000 रुपये प्रति व्यक्ति, तब जनसंख्या भी कम थी, कर्जा था। आज 1,09,000 रुपये कर्जा है प्रति व्यक्ति पे। लेकिन सर अब जिन मोदी जी की आप बात कर रहे हैं, वादे पूरे हुए नहीं हुए ये तो एक अलग विषय है, लेकिन उन्हीं मोदी जी के पाकिस्तान में भी नारे लग रहे हैं मोदी मोदी। ये तो आप लोगों की कृपा है। आप लोगों की कृपा पर देखिए, ऐसा है ना कि जब आप लोग इस तरह की बात करते हैं तो मुझे फिर लगता है आप लोग नौजवान हैं, थोड़ा चिंतन और अध्ययन किया करिए। किसी चीज को हासिल कर लेना, ये पा लेना अलग विषय है, और वो आप सही रास्ते से प्राप्त किए हैं ये दूसरा विषय है। एक लड़का अपनी मेहनत से बोर्ड की परीक्षा में 85% नंबर पाता है, और एक लड़का नकल करके 85% पा जाता है। क्या दोनों बराबर हैं? और एक वो जो परीक्षा देना नहीं चाहता और फिर भी बैठ जाता है कि चलो पास हो जाएंगे। नहीं, हम दोनों की पास अभी बात कर रहे हैं, जो दोनों पास हुए हैं। तो देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है, या जो आप जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं उसका मार्ग भी पवित्र और सत्य होना चाहिए। पा लेने से तो ठीक है, आप पा लिए तो ये बहुत ज़्यादा लंबा आध्यात्मिक विषय हो जाएगा, लेकिन पा लेने के बाद कम से कम उसके बाद भी आप अपना धर्म निभाते, कि जिस पद पे आप सुशोभित हो रहे हैं उन लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप जो आपको देना चाहिए वो आपको देना चाहिए। वो और देते भी नहीं है, दूसरा ध्यान दिलाता है कि भैया ये कुछ करो, तो आप उस पर भी गौर नहीं करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का सर आप किसे असली सूत्रधार मानते हैं? कांग्रेस पार्टी में बहुत विचार विमर्श होता है। वन मैन आर्मी नहीं है कि वहाँ से पर्ची आ गया और यहाँ पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। हमारे अध्यक्ष के ऊपर तो आप लोग 3 महीने डिबेट किए, और वहाँ अध्यक्ष बन भी गया, बढ़ भी गया, कुछ नहीं, एक दिन भी चर्चा नहीं हुई। कैसे हो गया? क्योंकि आप लोगों को पता है कि उनसे आप ऐसी अपेक्षा नहीं करते हैं। बीजेपी से आप लोग ऐसी अपेक्षा नहीं करते हैं कि वहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से कुछ होगा, तो आप लोगों को कोई आश्चर्यजनक नहीं लगा। या कोई हमारे यहाँ तो आप लोग अपेक्षा करते हैं कि लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से होगा, इसलिए आप लोग बात करते हैं, उम्मीद करते हैं। सर, आप देवरिया के रहने वाले हैं और भोजपुरी तो बोलते ही होंगे, एकदम बोले। तो क्या प्लान व्यापारी के लोकसभा चुनाव लड़ल जाए कि ना? देखल जा, जब हमार पार्टी जो हमके कहेले वो हम करे नहीं, जो जिम्मेदारी दिले बा प्रवक्तागिरी का वो करत है। हमार कहाँ कितना उपयोग कौन तरह से, या कौन जिम्मेदारी, कौन काम पार्टी लेवल चाहती है, हम तैयार रहे नहीं, तैयार बात, ये सब पार्टी का निर्णय है। तैयारी चला था अपना तरफ से लोकसभा का? हम तो हमेशा अपने क्षेत्र में घूमल फिरल करेंगे, हमेशा। अच्छा सर, आपका ये देवरिया टू दिल्ली की जो जर्नी है वो कैसी रही? आप तो अब अपनी राजनीति में आपने अपना एक मुकाम हासिल कर लिया है, एक अपनी जगह आपने बना ली है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये सफ़र जो है कितना उतार चढ़ाव भरा रहा, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हम पढ़े हैं, इलाहाबाद से हमारे इस कॉलेज भी इंटर वहीं से की है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की है। जब हम पढ़ते थे तो हम स्पोर्ट्समैन थे, हमें पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट नहीं था, बास्केटबॉल खेलते थे, और स्टेट और नेशनल ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ हम जूनियर में रिप्रेजेंट भी किए हैं, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ भी खेले हैं। आधा से ज़्यादा देश हम खेलने में ही घूम चुके थे। लेकिन राजीव जी जब राजनीति में आए, और ख़ास तौर से इंदिरा जी के डेथ है उसके आसपास के, तो उस राजीव जी के बातों ने, विचारधारा ने प्रभावित किया। तो धीरे धीरे मेरा रुझान पॉलिटिक्स में हो गया। तो हम अभी एमए करके 1-2 साल से निकले थे, तो कुछ लोग थे कांग्रेस में जानने वाले, तो उनके साथ धीरे धीरे अटैचमेंट बढ़ गया, इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर राजीव जी से ही संपर्क में अमेठी में आए,
कुछ लोगों के सामने, तो वो रिश्ता बढ़ता गया, प्रगाढ़ होता गया, मन लगता गया। और ये था कि कुछ लोगों के लिए करना है, और इसी विचारधारा, यही विचारधारा ठीक है, गांधीवादी कांग्रेस की विचारधारा। इसलिए हमें कोई लाख कर दे, कांग्रेस के अलावा किसी दूसरे की विचारधारा हमें एक्सीलेंट विचारधारा है, सबके लिए जगह है, सबके लिए सम्मान है, सबके लिए अवसर है। और उसमें एक रिश्ता बनता गया, काम करते गए, बहुत मेहनत किया। आप बिलीव नहीं कर सकते, मेहनत ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ना फाइनेंशियल मजबूती, ना कोई किसी का बड़ा सरपरस्ती। तो मैंने पहले ही दिन सोच लिया कि मेरे लिए सिर्फ मेहनत और ईमानदारी मेरा कुछ भला करेगी, जो भी करेगी। तो उसी पे लगे रहे कि जो भी मिलेगा। देवरिया में कितना वक्त बिताते हैं आप? महीने में कम से कम 8-10 दिन तो रहते ही हैं। 8-10, जब चुनाव थोड़ा करीब आता तो और ज़्यादा रहते हैं। जैसे पिछले बार हम लगातार 9-10 महीने थे अपने क्षेत्र में, और पैदल चले थे। 9 महीने में हम करीब 1900 किलोमीटर पैदल चले थे। हम सुबह 6 बजे निकल जाते हैं। हम कभी घर पे नहीं मिलते 10 बजे के बाद, जब से हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम अगर देवरिया में तो अपने क्षेत्र में ही लोगों के बीच में रहते हैं। रात को खा पी के दोस्त कहीं से किसी के यहाँ से, या रात को ही लौटते हैं अपने घर, घूमते रहते हैं। घर पे क्या बैठना है, लोगों के घर जाते रहते हैं। सुबह 8-9 बजे तक लोगों से मिलते हैं। हम सुबह 5:30-6 बजे दरवाजे पहुँचते, क्योंकि गाँव के लोग सुबह आते हैं। तो अब हम सोए रहे हैं, गाँव को दरवाजे पर कोई बैठा तो अच्छा लगता है। तो कोई जो आता है उसके पहले बाहर ब्रश व्रश करके चाय लेकर के बाहर ही बैठते हैं, चाय वहाँ बाहर ही पीते हैं। अखिलेश जी, अभी आपने युवाओं की बात करी, कुछ नंबर्स की बात करी, कितना कर्जा है। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करने वाली हैं। क्या डिमांड रखते हैं आप, क्या चाहते हैं उस बजट से? भाई, इस देश की इकोनॉमी को तो ठीक करो, वो आप कर नहीं रहे हो। ढूंढ ढूंढ के कहाँ कहाँ से टैक्स बढ़ाया जाए, क्योंकि अर्निंग कम होती जा रही है। और आप की प्रायोरिटी में होना चाहिए ये देश और देश की इकोनॉमी। आपकी प्रायोरिटी में सिर्फ 2 मित्र हैं, हम 2 और हमारे 2। हमारा एनपीए बैंकों का मोदी जी के राज में 11.5% तक जा चुका था। 14-15 लाख करोड़ रुपया इन्होंने बैंकों का माफ़ किया। 10-11-12 लाख करोड़ रुपया एनपीए चला गया। 4 लाख करोड़ रुपए लोग फोर्जरी में चले गए, और अभी पता नहीं कितने और कहाँ से क्या खुलेंगे। निर्णय सोच समझ के लीजिए, लोगों से राय मशविरा करके लीजिए। कहते रहते हैं कि बीजेपी वाले इवेंट करने में माहिर है। बर्थडे हो तो इवेंट कर दिया, चीता लेके आए तो इवेंट बना दिया। ये भारत जोड़ो यात्रा भी तो एक इवेंट की तरह ही है। हम देखते हैं कि खूब सारे कैमरे चलते हैं। फर्क नहीं लगता क्या आपको? बताइए। अभी हम ज़्यादा कटु बोल देंगे, कुछ तो सिमिलरिटी सोचा करिए। कोई आदमी चल रहा, मेहनत कर रहा, लाखों लोग साथ चल रहे हैं, वो इवेंट कैसे हो सकता है? इवेंट आप जो है चीता छोड़ रहे हो, उसमें प्रधानमंत्री। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ सर कि तमाम प्रोफेशनल्स यूज हुए हैं, है ना। उनकी जो तस्वीर आती है सोशल मीडिया पे, हमें भी अच्छा लगता है कि राहुल गांधी एकदम स्लो में चलते हैं। कोई भी ये तस्वीर, ये सदियों खूब सारे कैमरे लगे हुए हैं, खूब सारी लाइटिंग है, सदियों तक नाच गान भी हो रहा है, नृत्य भी हो रहा है। कोई नृत्य नहीं, अपना झूमते हुए लोग चल रहे हैं। ये सदियों तक यादगार रहेगा। ये यादगार बनाने की कोशिश तो की जा रही है। मतलब तो गांधी जी चलते थे तो भी आज लोग जो सुखद था, दुनिया की मीडिया कब आती थी, उनके मार्चों की यात्राओं को, उनके आंदोलनों को कवर करती थी। लेकिन आप मेहनत, लगन, त्याग, तपस्या, ये देखिए ना। सर, आपके जीवन में वो पल कब आया जब आपको लगा कि आपको खुद पे गर्व हुआ हो कि आज मैंने कुछ अच्छा किया है, बढ़िया किया है, काफ़ी खुश हुए हों? देखिए, किसी के जीवन में खुशी सबसे ज़्यादा कब मिलती है? जब आप विधायक बने थे? नहीं, उस पर कोई बहुत खुशी, वो तो ठीक है। पिता बने। देखिए, एक होता है कि एक जीतने की खुशी होती है कि हम ये जीत गए, उसमें वो दूसरा भाव होता है। उसमें आपका जो है ना मन खुश होता है। ये थोड़ा आध्यात्मिक बात बता रहे, चूँकि हमारा थोड़ा इसमें इंटरेस्ट है कि आप जीत गए, कुछ पा लिए। लेकिन इससे बड़ी खुशी मिलती है अगर आप किसी जरूरतमंद की कभी मदद कर दें, तो वो आत्मीय खुशी होती है।
अच्छा, वो पल सर जब आप बहुत टूटा हुआ महसूस किए हो, जब बहुत दुख हुआ हो, कभी ऐसा आया? कभी कोई कभी ऐसा होता है, लेकिन ठीक है, कुछ कमी रह गई होगी, नहीं कर पाए, मेहनत और करते हैं, या कुछ मेरे मुकद्दर में नहीं होगा, ठीक है। कभी करना टूटा हुआ बहुत महसूस अरे वो किए तो हो? बहुत ज़्यादा हमको इस तरह तक ना था कि यदा कर्मण्येवाधिकारस्ते याद आ जाता है कि तुम्हारा काम था कर्म करना, फल तो ऊपर वाला जब देगा, तो ये सोच के संतोष करके फिर जुड़ जाते हैं काम में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अच्छा सर, क्या होता है कि कई लोग जो हैं, आजकल की राजनीतिक पार्टियां हैं, सब अपने आप को बहुत बेहतर बताती हैं। आप भी कहते हैं कि हम बेहतर हैं, वो भी कहते हैं हम बेहतर हैं, लेकिन अपनी कमी मानना भी एक बड़ी बात होती है। तो क्या लगता है सर, कांग्रेस में इस वक्त क्या क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, जिनको अगर दुरुस्त कर लिया जाए तो कांग्रेस पार्टी जो है और अच्छा करेगी और बेहतर करेगी? देखिए, ये कमियां हम लोग पार्टी के अंदर डिस्कस करते हैं। कभी अपनी कमी, शास्त्रों में लिखा है कि बताना नहीं चाहिए। अपनी ताकत का एहसास भी, पूरी ताकत का एहसास सबको नहीं बताना चाहिए। अच्छा सर, आपने कहा कि आपके जो है सारे नेताओं के साथ मधुर संबंध हो हैं, तो कोई बीजेपी का ऐसा नेता जो आपको पसंद हो, लगे यार ये आदमी सही है, बस जगह गलत है, ऐसा देख के ख्याल आया किसी को देखकर? देखिए, बीजेपी, अटल जी की बीजेपी तक तो एक बड़ा पॉलिटिकल सिस्टम था और उसमें बैर भाव की भावना नहीं थी। अटल जी के बाद की बीजेपी में बड़ा परिवर्तन है। और आप देखिए, अटल जी काल के जो बीजेपी के नेता हैं, उनमें और आज के बीजेपी के नेताओं में भी बड़ा अंतर है। आप महसूस करिए, नज़र में सोचिए कौन उस काल का नेता था, देखिए उसका भाव, व्यवहार, आचरण, और आज का देखिए। शिवराज सिंह चौहान भी उसी दौर के नेता हैं, एमपी के जो अभी सीएम हैं। हम जो नेशनल क्षितिज पे अभी पहले उनकी बात कर रहे हैं, अच्छा, उनको देख लीजिए। यूपी में सर आपकी पार्टी का जो है संगठन विस्तार करने वाली है, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है? नहीं, हम तो ऑलरेडी प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कांग्रेस का जो रुतबा था पहले, वो अब नहीं है, और उस रुतबा को फिर से लाने के लिए आपको क्या करना है और क्या रुतबा तैयारी किसे चल रही मानना है? है आप? जैसे एक समय था जब नहीं, कांग्रेस का एक रुतबा छत्र किसे राज्य था, मानते हैं? जब रुतबा क्या होता है? एक छत्र राज्य था, लोग कहते थे कि भाई ये वो पार्टी है जो पूरा देश चला रही है। आज देखिए तो देश के गिने चुने राज्यों में आपकी सरकार है। तो ऐसा हिमाचल जीत के आप खुश हो जाते हैं, गुजरात चुनाव देखिए, हारने के बाद कहते हैं सत्ता पा लेना हम्म, ही अगर आप रुतबा है, तो सत्ता तो हम कई बार पाए, कई बार गई फिर आ पाए। सार्वजनिक जीवन में सबसे बड़ा रुतबा होता है विश्वसनीयता। कांग्रेस की विश्वसनीयता तब भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी। उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, वोट में तब्दील नहीं हो पा रही है, ये बात अलग है। देखिए, उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, लेकिन मेरी विश्वसनीयता में आज भी किसी से कुछ भी होता है इस देश में, हर कोई कांग्रेस से उम्मीद करता है कि कांग्रेस अभी उठाएगी बात, कांग्रेस ही करेगी, कांग्रेस ही की बस में है। ये आज भी कहता है, गांव से लेकर के यहाँ तक आदमी। सर, राहुल गांधी के बाद आप कांग्रेस में किसे बड़ा नेता मानते हैं? भैया, जोशी तो नहीं हूं मैं अभी। हमारे यहाँ सब कलेक्टिव लीडरशिप के साथ काम होता है। ठीक है सर, तो फिर आज की बैठक का समापन करें। थैंक यू, बहुत आप बहुत बताइए। शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। तो आज अखिलेश सर थे हमारे साथ और तमाम मुद्दों पे उन्होंने अपनी बेबाकी से अपनी बात रखी। बाकी हमारी ये बातचीत आपको कैसे लगी, इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताइएगा, और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।